जय हिंद साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से आज जो है 9th क्लास की चैप्टर नंबर 5 का जो है कि डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर 5 का क्या नाम है? लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकार। और जो भी साथी GK GS और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुआंतानामो बे नामक टापू पर निम्न में से किस देश के नौसेना का कब्जा है। तो किस देश के नौसेना का जो है कि कब्जा है इस टापू पे? तो अमेरिका देश के नौसेना का। किसका? अमेरिका देश के नौसेना का। कह रहा है कि गुआंतानामो बे नामक टापू पर निम्न में से किस देश के नौसेना का कब्जा है? तो अमेरिका देश के नौसेना का इस टापू पे कब्जा है। तो चलिए अब इसका जो है डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अमेरिकी फ़ौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया। इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित इस टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। यानी ये टापू जो है क्यूबा के निकट स्थित है और जिस पे अमेरिका नौसेना का जो है कि अधिकार है या कब्जा में है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि न्यूयॉर्क में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुए प्रमुख आतंकवादी घटना कब घटी थी? तो ये घटना जो है कि कब घटा था? 11 सितंबर 2001 को। कब घटा था? 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को। कह रहा है कि अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन है और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों से इनका संबंध है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तो इसमें कह रहा है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं? अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो कह रहा है पहला कथन में कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अधिकार जो है कि किसी व्यक्ति का अपने लोगों से, अपने समाज में जहाँ पर वो रहते हैं और अपनी सरकार से मतलब जो है कि दावा है। ठीक है। अब इसका जो है कि डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपनी समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरे से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान न हो, कोई कष्ट न हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। आप साल पहल अगर कोई कहता है कि आरती का भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उनकी असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्रकृति या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर इसे भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो इन्हें लागू कर दी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है कि जब अगर हम किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें निम्न में से कौन सा बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए? तो कौन सा होने चाहिए? तो कह रहा है पहला कथन में दिया हुआ है कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं। तो पहला कथन सही है। इन्हें समाज से स्वीकृति मिलना चाहिए। तो ये भी जो है कि सही है। अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। तो ये भी कथन जो है कि सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरयुक्त में से सभी। उपरयुक्त में से सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है
कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न में से किस अधिकारों का होना जरूरी है और इससे क्या तात्पर्य है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। तो ये कथन जो है कि सही है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़कर जो है कि प्रतिनिधि चुनने जाने का भी अधिकार है। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की राजनीति पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी होना जरूरी है। तो ये भी कथन सही है कि लोकतांत्रिक चुनाव में जो है कि लोगों को अपने विचारों से व्यक्त करने यानी अपना विचार व्यक्त करने, राजनीति पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधि में जो है कि आज़ादी होना चाहिए। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस जाति की संख्या ज़्यादा है तो वो जो है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिए, न कि दमन करना चाहिए। और इस व्यवस्था ये भी व्यवस्था होना चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि बहुसंख्यक जो है कभी भी अल्पसंख्यक को है दबाए नहीं, कोई मनमानी न करे। तो ये भी कथन हमारा क्या है, लोकतंत्र की दृष्टि से जो है कि सही है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि लोकतंत्र में अधिकार की क्या ज़रूरत है। तो कह रहा है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना क्या है, जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने, चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों को दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को निम्न में से क्या दिलाने की बात करता है। तो समानता की, स्वतंत्रता की, न्याय की। तो उपर्युक्त में से सभी, यानी मौलिक अधिकार में सभी नागरिकों को जो है समानता का, न्याय की, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। डिस्कशन में दिया हुआ है कि हमने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। यह सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। यानी जो हमारा संविधान है इसमें सभी नागरिकों को समानता देने की बात कहा गया है, स्वतंत्रता देने की बात कहा गया है और न्याय दिलाने की बात कहा गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार के तहत जो है कि ये सब प्रत्येक नागरिक को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। तो क्या है, मौलिक अधिकार। क्या है, मौलिक अधिकार। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप से देते हैं। ये अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 6। कितना, 6। ठीक है। कह रहा है कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है कि 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को निम्न में से किस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। तो कानून के समक्ष समानता, तो जो है कि इससे भी जो है कि सरकार जो है कि वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये भी सही होगा। कह रहा है कानून से संरक्षण के मामले में समानता। तो ये भी जो है कि कथन सही है कि हमारा संविधान कहता है कि हमें जो है कि कोई भी सरकार रहे वो जो है कि हमको कानून के समक्ष समानता से जो है कि वंचित नहीं कर सकता है और न ही कानून से संरक्षण के मामले में जो है समानता से वंचित कर सकता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। कह रहा है समानता का अधिकार। हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी
व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि कानून का राज से आप क्या समझते हैं। कानून के राज से आप क्या समझते हैं। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर कानून असमान रूप से लागू होता है। नहीं, असमान रूप से नहीं, बल्कि क्या होता है, समान रूप से लागू होता है। तो ये कथन क्या है, गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। तो ये कथन क्या है, सही है। तीसरा कथन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर कानून व्यक्तिगत रूप से लागू होता है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से जो है कि लागू होता है, यानी सभी पर लागू होता है। डी कथन में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो सब पर कानून किसी खास रूप से लागू होता है। नहीं, किसी खास रूप से नहीं, जो संविधान में लिखा हुआ है संविधान के अनुसार ही जो है कि किसी पर कानून का राज जो है कि थोपा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, केवल बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11। इसमें कह रहा है कि सरकार किसी से भी उसके निम्न में से किस आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो किस आधार पर कर सकता है, कह रहा है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर। तो सरकार जो है कि न धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है, न जाति के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और न लिंग और न ही जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव कर सकता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो हमको समानता के अधिकार के खिलाफ जो है कि ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तथा इसके अलावा सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। तो ये क्या है कि समानता के अधिकार के ये क्या है, खिलाफ है। क्या है, समानता के अधिकार के ये खिलाफ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले डिस्कशन इसका देख लेते हैं। तो डिस्कशन में दिया हुआ है कि समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही कहता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट अनेक सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस व्यवस्था समानता के क्या है, अधिकार के खिलाफ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजों के खिलाफ किस अखबार में एक लेखमाला लिखी थी। तो किस लेख में लिखा था, तो द हिंदू में। किस में, द हिंदू में। डिस्कशन में दिया हुआ है कि 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलित या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेखमाला लिखी। ठीक है। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि अनेक स्थानों पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि छुआछूत के परिभाषा के दायरे में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि संबंधित है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलित के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। तो ये छुआछूत के परिभाषा के दायरे में आएगा। तो पहला कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उसके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता। तो ये भी छुआछूत के परिभाषा के अंतर्गत में आएगा। तीसरा में कथन में दिया हुआ है कि दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। तो ये भी छुआछूत के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो पहला कथन में दिया है कोई भी पेशा अपनाना। सही बात है कि स्वतंत्रता का अधिकार हमको देता है कि हम कोई भी पेशा जो है कि अपना सकते हैं, यानी हम कोई भी काम जो है कि कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। तो पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन में दिया है कि वाक स्वतंत्रता। तो ये भी कथन सही है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता मतलब कि जो है कि दिया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। तो इसीलिए ये भी कथन हमारा सही है। तीसरा कथन दिया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये जो है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार के तहत नहीं मिलता है। धर्म का पालन एवं प्रचार, ये भी जो है कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार के तहत नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब डिस्कशन में जो है कि देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कई तरह की स्वतंत्रता दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता और कोई भी काम करने, धंधा चुनने या पेशा करने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान भारत के प्रत्येक नागरिकों को जो है कि देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? तो कौन नहीं दिया गया है? तो कह रहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो दिया गया है। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये भी दिया हुआ है। तीसरा कह रहा है कि अशांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, तो ये नहीं दिया गया है, बल्कि क्या दिया गया है? शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, ये दिया गया है, लेकिन अशांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अशांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, ये हमारे संविधान में भारत के नागरिक को नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 17 में, इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है, मतलब राइट स्टेटमेंट को जो है कि देखना है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते हैं जिससे कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता हो। तो ये भी कथन जो है कि सही है कि हमें ऐसा भी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को हनन पहुंचा सके। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। तो ये भी जो है कि कथन सही है कि स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने मनमानी ढंग से जो है कि कोई कुछ जो है कि कुछ करने लगे। तो ये भी जो है कि हमें स्वतंत्रता के तहत नहीं दिया जाता है। तो 1 और 2 जो है कि दोनों कथन सही है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या तात्पर्य है? अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या तात्पर्य है? तो पहला कथन में दिया हुआ है अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है। तो ये सही कथन है कि हम अपना विचार को, अपने अंदर जो भी मतलब मेरा विचार है वो हम किसी के पास जो है कि व्यक्त कर सकते हैं, ये मेरा एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, कह रहा है कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का भी अधिकार है। मतलब हमको जो विचार आए, हम जो है कि किसी दूसरे को जो है कि उसके बारे में बताएं, वो जो है कि हमको बताएगा, तो ये भी अधिकार मतलब कि हमको दिया हुआ है। तो ये भी कथन हमको जो है कि क्या है? सही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से दोनों, उपर्युक्त में से दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इसमें कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें निम्न में से किस नियमों का पालन करना पड़ता है? तो क्या पालन करना पड़ेगा? तो पहला कथन में दिया हुआ है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण की जानकारी देनी होती है। तो ये कथन जो है कि सही है कि यदि हमको पुलिस जो है कि गिरफ्तार करेगा तो उसको जो है कि उसके बारे में जो है कि न्यायालय में जो है कि बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार क्यों किए हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। तो ये भी कथन जो है कि सही है।
और तीसरा कथन में दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। तो ये भी जो है कि कथन सही है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। इसमें कह रहा है कि संविधान ने खास तौर पर निम्न में से किन बुराइयों को गैर कानूनी घोषित किया है। तो किसको किया है, अवैध व्यापार, यानी अवैध व्यापार आप नहीं कर सकते हैं, इसको भी घोषित किया है। बेगार प्रथा, आप किसी से जो है कि बिना रुपये दिए आप उसको काम नहीं करवा सकते हैं। और बाल मजदूरी, ये भी जो है कि आप किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से तीनों। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आम तौर पर ऐसे धंधों का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेकार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है कि वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बंधुआ मजदूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें कह रहा है किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम में नहीं लगाया जा सकता है। तो 14 वर्ष। कितना वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है। तो धर्मनिरपेक्ष से जो है कि क्या तात्पर्य है, तो चलिए जो है कि इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कथन में दिया है कि सभी धर्मों का दमन। तो क्या आप सभी धर्मों का जो है कि दमन कर दीजिएगा, तो ये धर्मनिरपेक्षता का जो है कि तात्पर्य नहीं है। तो ये कथन क्या है, गलत है। कह रहा है कि अल्पसंख्यकों में पूजा की स्वतंत्रता, तो ये भी जो है कि कथन गलत है। राज्य में किसी खास धर्म का प्रचार करना, तो ये भी कथन गलत है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो है कि इनमें से कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो गया। ठीक है। अब चलिए डिस्कशन में देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से चौकस थे। उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामले को देखना है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामले को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सभी धर्मों के प्रति शासन का स्वभाव रखना शामिल है। धर्म के मामले में शासन को सभी धर्मों से उदासीन और निरपेक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है इसी में कि हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आज़ादी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है पहला कथन में धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। तो ये कथन जो है कि सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि धर्म का प्रचार करने का अधिकार का मतलब किसी को झांसा दे करके, फरेब करके या लालच दे करके उसे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता का ये भी अर्थ है। तीसरा कथन में दिया है कोई आदमी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। तो ये भी कथन सही है। करा औरतों को कमतर मानने या औरतों की आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाज पर आचरण करने की अनुमति है। तो ये कथन जो है कि गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कारण अपना धर्म मानने और उनके अनुसार आचरण का यह अर्थ भी है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है। तो नहीं।
किसी शैक्षणिक संस्थान का संचालन कोई निजी संस्था करती है तो वहाँ के किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना में हिस्सा लेने या किसी धार्मिक निर्देश का पालन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इसमें कोई भी कथन जो है कि सत्य नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। तो पहला कथन में दिया है कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिल लेने से नहीं रोका जा सकता, ये भी कथन सही है। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इसमें कह रहा है लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप किससे ज़्यादा ताकत दे सकते हैं, तो किससे, बहुसंख्यकों से। कह रहा है लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है, किसको, बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। कह रहा है लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति और धर्म की विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को ही निम्न में से किसके लिए विशेष संरक्षण की जरूरत होती है, तो भाषा, संस्कृति, धर्म, तो उपर्युक्त में से सभी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें कह रहा है अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है। कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। ठीक है, तो ये कथन क्या है, सही है। किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों, उपर्युक्त में से दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें कह रहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, सरकार का संविधान में संशोधन करने का अधिकार, तो ऐसा नहीं है। नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इसमें कह रहा है कि अगर कोई संस्था या स्वयं सरकार ही हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो निम्न में से हम किस न्यायालय जा सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, यानी दोनों जगह हम जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किससे हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो किसको कहा था, संवैधानिक उपचार के अधिकार को, किसको, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। इसमें कह रहा है निम्न में से जो है कि कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से जो है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य कथन को देखना है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधि तथा फैसलों से नीचे हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत है। कह रहा है मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, तो ये भी कथन क्या है, ये कथन सही है। विधायिका या कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 दोनों सही है। ठीक है। अब चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधि तथा फैसलों से क्या है, ऊपर है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। विधायिका या कार्यपालिका किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उनमें कमी हो तो वह फैसला या काम क्या होगा, अवैध हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार है, तो किसको है, सर्वोच्च न्यायालय,
और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों का है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। इसमें कह रहा है कि खाली स्थान बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है। तो कौन है? न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का जो है कि चयन कीजिए। ठीक है। पहला कथन में दिया हुआ है कि अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर के कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामले को क्या बोलते हैं? जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। ऐसा मामला किस माध्यम से? तो जनहित याचिका के माध्यम से। तो ये कथन सही है। दूसरा कथन में दिया है कि यह सरकार के कामकाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तंत्र है। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया क्या? केवल एक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। इसमें कह रहा है जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। कह रहा है कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ये गलत है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। तो ये कथन सही है। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो हमको ढूंढना था कौन सा कथन असत्य है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। ठीक है। डिस्कशन में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से उठाए जा सकते हैं अगर न्यायाधीश की लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले पर विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का विस्तार है एवं उन्हीं से निकली है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो उपयुक्त में से तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इसमें कह रहा है कि कितने वर्ष तक के सभी बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है? कितने वर्ष? 14 वर्ष। कह रहा है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की क्या है? जिम्मेदारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस न्यायालय ने जीवन के अधिकार को न्याय विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है? तो कौन किया है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन किया है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सत्य है? कह रहा है संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है और चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ है कि सूचना का अधिकार विचारों अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है और हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इसमें कह रहा है कि नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती है, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोल करके पढ़ा नहीं जा सकता है। ये सभी निम्न में से किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार। किस अधिकार के अंतर्गत? निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। इसमें कह रहा है कि ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो, ये अधिकार निम्न में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण का अधिकार। किसमें से? पर्यावरण का अधिकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस न्यायालय द्वारा सरकार को एक औपचारिक लिखित आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को है या केवल उच्च न्यायालय को है? तो दोनों का है। कह रहा है कि रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन निम्न में से कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। कह रहा है कि यह 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। न्यायपालिका की तरह आयोग भी सरकार से स्वतंत्र होते हैं
आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करेंगे। इसमें आमतौर पर सेवानिवृत्त जज होते हैं, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्ति किया जाता है, किंतु इस पर अदालती मामलों में फैसले देने का दायित्व या बोझ नहीं होता है। यह पीड़ितों और उनके मानवाधिकार दिलाने में क्या करता है, मदद करने पर ध्यान देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन जो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जो है असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो पहला कथन में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं, तो सही है। दूसरा कथन में दिया हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख नागरिकों को नियुक्ति किया जाता है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन जो है गलत है, तो गलत जो है कि एक भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, बल्कि यह जिम्मेदारी अदालतों की है, सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया हुआ है कि इनमें संविधान प्रदत्त अधिकार भी शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए अधिकारों की परिभाषा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराई गई वे संधियां और अंतर्राष्ट्रीय घोषणा भी शामिल है जिन पर भारत ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी को सजा नहीं दे सकता, यह जिम्मेदारी अदालतों की है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो है कि डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।